आज का जो विषय वस्तु है वह वैदिक काल पार्ट 2 है। वैदिक काल पार्ट 2 है। अब हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। जो मुख्य विशेषता में जो राजनीतिक दशा है उसे हम लोग कर चुके हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए कहां पे चलेंगे भाई? तो जो सामाजिक दशा है, आर्थिक दशा है और धार्मिक दशा की तरफ बढ़ा जाएगा। तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के सामाजिक दशा। अब यहां पे दो तरीके से देखा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक दशा कैसी है और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा कैसी है। इसी तरीके से वैदिक काल की सामाजिक दशा दो कालखंड है ना, 500 सालों का ऋग्वैदिक काल है, देन आफ्टर जो है 400 सालों का उत्तर वैदिक काल है। तो आइए देखते हैं कि सामाजिक दशा में सबसे पहला मुद्दा क्या है। सबसे पहला मुद्दा जो है समाज का स्वरूप कैसा है। तो जो समाज का स्वरूप है ये क्या है? तो ये पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली है। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली है। किस कालखंड में है? तो दोनों कालखंड में है। ऋग्वेद में भी यही व्यवस्था है और उत्तर वैदिक काल में भी यही व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चों आप लोगों ने क्या देखा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने देखा था कि मातृसत्तात्मक समाज था, मां के नाम से समाज को जाना जाता था। अब जो है पिता के नाम पर समाज को जाना जा रहा है और साथ ही साथ क्या है? संयुक्त परिवार प्रणाली है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसा है भाई। समाज में वर्ण व्यवस्था जो है ये कैसा है? तो वर्ण व्यवस्था में पहले कहां पे देखा जाएगा? ऋग्वैदिक काल में देखा जाएगा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसा रहता है? तो चतुर्वर्ण व्यवस्था कैसा है? कर्म प्रधान है। वहां पर आप लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं था, सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। यहां पे बच्चों क्या है? तो यहां पे वर्ण व्यवस्था का आविर्भाव हो चुका है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लोगों को चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है ये कौन है? तो ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और जो है शूद्र हैं। इनके बारे में उल्लेख कहां मिलता है? इनके बारे में उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है वो कहता है भाई कि समाज में 4 वर्ण है लेकिन ये कर्म प्रधान है। अब बच्चों कर्म प्रधान से तात्पर्य क्या है कि जो जैसा कर्म अपनाएगा वो वैसे वर्ण में गिना जाएगा। जैसे अभी आप लोग का कर्म क्या है? विद्या का अध्ययन करना है, तो आप लोग किस में जाने जाएंगे? ब्राह्मण वर्ग में जाने जाएंगे। मान लीजिए कल आप लोगों में से किसी का जो है असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्जाम होता है, यूपीएससी के द्वारा ही होता है, क्लास 1 का एग्जाम होता है। कुछ लोगों का सिलेक्शन उधर होता है तो फिर आप लोग को अब क्षत्रिय कहा जाएगा, आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में चले जाएंगे। कुछ लोग व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें वणिक वर्ग कहा जाएगा। और जो कुछ नहीं किए भाई तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें सेवक वर्ग कहा जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों आगे क्या है? ये वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जहां पे 4 वर्ण की बात हो रही है, इसका माइथोलॉजिकल ओरिजिन मिलता है। माइथोलॉजिकल ओरिजिन मींस व्हाट? माइथोलॉजिकल ओरिजिन का मतलब है कि ब्रह्मा के जो है मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुआ, भुजाओं से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुआ, जंघे से वैश्य की उत्पत्ति हुआ और उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुआ। परंतु बच्चों जो ये वर्ण व्यवस्था है इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब ये परिवर्तन किस रूप में है? तो ये कर्म प्रधान ना होकर के क्या होता है? इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान हो गया था। तो इस काल में जो वर्ण व्यवस्था है, अब जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी वर्ण में उसे गिना जाएगा। तो चलिए बच्चों जो है ये कहानी रहती है वर्ण व्यवस्था की। ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण हैं, कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म अपना रहा है। यहाँ पे जन्म प्रधान हो जाते हैं, जो जिस कुल में पैदा होगा, परिवार में पैदा होगा, उसी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। बुरी स्थिति वैश्य और शूद्र की हो जाती है। चलिए बच्चों तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला मुद्दा समाज में आपने क्या देखा? समाज का स्वरूप कैसा है। दूसरा मुद्दा आपने क्या देखा? वर्ण व्यवस्था कैसा है। अब हम लोग क्या देखते हैं? महिलाओं की स्थिति कैसी है।
महिलाओं की स्थिति जो है वो कैसी है? तो महिलाओं की स्थिति जो है ऋग्वेद में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द ऋग्वेदा इट वॉज प्रेटी गुड। कैसे बहुत अच्छी है भाई? तो महिलाओं को ऋग्वेद में क्या था? महिलाओं को ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार मीन्स की शिक्षा का अधिकार था। जब जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है, जब जब महिलाओं को हमारे समाज में समानता का अधिकार मिला है, तब तब महिलाओं ने अपनी सामर्थ्य क्षमता के साथ जो है समाज को परिचित कराया है। तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलता है भाई। अब महिलाएं क्या हो रही हैं? ऋग्वैदिक काल में महिलाएं जो हैं विदुषी हो रही हैं। विदुषी मीन्स कि वो वैदिक मंत्रों की रचना कर रही हैं, घोषा हैं, अपाला हैं, विश्वधारा हैं, निनावरी हैं, पिक्ता हैं। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी है, वे वैदिक मंत्रों की रचना कर रही हैं। परंतु इसी समय अगर देखा जाए भाई कि उत्तर वैदिक काल में क्या है, इसी समय अगर देखा जाए कि उत्तर वैदिक काल में स्थिति कैसी है, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की पतनशील स्थिति है। महिलाओं की पतनशील स्थिति है। कैसे पतनशील स्थिति है? उत्तर वैदिक काल में द कंडीशन ऑफ वुमेन इट वाज इन द डिक्लाइनिंग स्टेज। हाउ वी आर एबल टू से दैट द कंडीशन ऑफ वुमेन इट वाज इन डिक्लाइनिंग स्टेज? जो उपनयन संस्कार है वो उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को नहीं रहा। उपनयन संस्कार नहीं था। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से स्थिति में गिरावट हो रही है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी है भाई, उपनयन संस्कार हो रहा है। और क्या है? बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अगला क्या है? बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। अगला बच्चों क्या है? महिलाओं की स्थिति अच्छी है, उसमें अगला उदाहरण क्या है? तो महिलाएं जो हैं, महिलाएं अपने पति के साथ सभा और समिति जो है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें भाग लेती थी। यहां पर पतनशील स्थिति है। पतनशील स्थिति कैसे है? तो उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थीं, अब यह अधिकार इनसे उत्तर वैदिक काल में छीन लिया गया। महिलाओं को भी अधिकार नहीं था कि आप राजनीतिक संस्थाएं, सभा कैसी सभा थी भाई? सभा समाज के गणमान्य लोगों की राजनीतिक जो है संस्था है, समिति जनसामान्य लोगों की है। अब महिलाओं को कहा जाता है कि राजनीतिक संस्थाओं में आप भागीदारी नहीं करेंगे। अगला क्या है भाई? उत्तर वैदिक काल में पतनशील स्थिति है। बाल विवाह और बहु विवाह का प्रचलन शुरू हो गया था। मीन्स की देयर वाज द प्रैक्टिसेस ऑफ द चाइल्ड मैरिज एंड द पोलीगैमी। बाल विवाह जब भी किसी लड़की का होगा तो उसका शिक्षा दुष्प्रभावित होगा। कम उम्र में मां बनेगी तो रक्ताल्पता होगा। उस बच्चे का जो है वो स्वच्छंद विकास नहीं होगा। इस समाज को कहां पे लेके जाता है? समाज को पतन की दिशा में लेके जाता है। बहु विवाह का मतलब क्या है? बहु विवाह का मतलब कि महिलाएं अब भोग विलास की वस्तु समझी जाने लगी। ये भी महिलाओं के पतनशील स्थिति को दिखाता है। तो एक बार मुझे बच्चों ये बताइए, फटाफट बताइए जो है कि ये जो सामाजिक दशा है, सामाजिक दशा में समाज का स्वरूप है, वर्ण व्यवस्था है, महिलाओं की स्थिति है, मैं तुलनात्मक लेके चल रहा हूं। एक बार ऋग्वेद का बता रहा हूं, फिर उसके बाद तुरंत जो है उत्तर वैदिक काल का बता रहा हूं। यहां तक का मसला बच्चों क्लियर है? यहां तक का विषय वस्तु जो है वो समझ में आया कि नहीं आया? अभी सामाजिक स्थिति बचा हुआ है, फटाफट मुझे बताइए जो है कि आगे बढ़ा जाए। यहां तक सही है? शाबाश। चलिए बच्चों जो है अब आगे बढ़ते हैं। अगला मसला क्या है? महिलाओं की स्थिति हो गया। अगला मसला जो देखा जाए, बहु विवाह का मतलब होता है कि एक पति जो है वो कई विवाह कर रहा है, उनकी कई सारी पत्नियां हैं। तो कई सारी पत्नियां हैं तो ये महिलाओं के दृष्टिकोण से तो पतनशील स्थिति है। हाँ बेटा, अगर लिटिल समझ में आ रहा है तो बाद में जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जो है बहु विवाह बेटा मैंने बता दिया। अब अगले मसले की तरफ हम लोग आते हैं कि सामाजिक दशा में जो है शूद्रों की दशा कैसी है? शूद्रों की दशा कैसी है? अब समाज में आप हर समय काल में, आप प्राचीन काल में भी, मध्यकाल की भी सामाजिक दशा देखेंगे तो वहां पर भी महिलाएं और शूद्र क्या है? हर युग में एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। एक समाज की जो है संवेदनशील वर्ग है। इन्हीं को जज करेंगे, समाज को किस तराजू पे तौलेंगे? तो समाज को महिलाओं और शूद्रों के पैमाने पर, अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो वो काल अच्छा है, अगर उनकी स्थिति नहीं है तो
वो कालखंड अच्छा नहीं है। तो भाई शूद्रों की दशा में क्या है? शूद्रों की दशा में ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति अच्छी है। शूद्रों की स्थिति स्थिति अच्छी है। जो कंडीशन ऑफ शूद्रा है वो अच्छी है। कैसे अच्छा है भाई? क्योंकि कर्म प्रधान समाज है। कर्म प्रधान समाज है। कर्म प्रधान समाज का मतलब बच्चों क्या है कि एक घर के अंदर ही, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग ब्राह्मण कहे जाएंगे। अगर आपके घर में कोई फौज में है, सेना में है, पुलिस में है तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाएगा। कोई बिजनेस में है तो उन्हें जो है वैश्य कहा जाएगा। कोई कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मा बन के बैठा हुआ है, उसे शूद्र कहा जाएगा। तो शूद्रों की स्थिति अच्छी है। क्यों अच्छी है? कि इन्हें अछूत नहीं समझा जाता था। कर्म प्रधान समाज है, हर घर के अंदर एक आध दो आवारा तो होते ही हैं। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है? कहने का मतलब है कि जब तक कर्म प्रधान था इनकी स्थिति अच्छी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की पतनशील स्थिति हो जाएगा। पतनशील स्थिति हो जाएगा। कैसे पतनशील स्थिति हो जाएगा भाई? कि अब जो वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान हो गया, जन्म प्रधान हो गया था। जब वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान हो गया था तो अब तो ये था ना कि शूद्र से कुछ हमारा लेना देना नहीं है। जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। अब ये हो गया शूद्र का बेटा शूद्र होगा। तो उनके साथ अमानवीय कार्य व्यवहार होने लगा, उन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। और जैसे ही उनके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आता है, उनकी स्थिति में गिरावट जो है होने लगता है। तो चलिए बच्चों जो है अगले मुद्दे को देखते हैं कि अगला मुद्दा जो है शिक्षा व्यवस्था कैसा है। शिक्षा व्यवस्था कैसा है? तो शिक्षा व्यवस्था की यदि बात किया जाए तो ऋग वैदिक काल में क्या है? गुरुकुल प्रणाली है। गुरुकुल शिक्षा है और श्रवण परंपरा है। श्रवण परंपरा है। गुरुकुल कहां पे होता था भाई? गुरुकुल अरण्य में होता था, मींस की जंगल में होता था। मींस की गुरुकुल जो है जंगल में होता था। शहर के या गांव के चहल पहल से जो है, गांव की बस्तियों से दूर प्रकृति की गोद में गुरुकुल होता था। ये कॉपी जो कागज पे जो नोट्स बनाते हैं बच्चों, ये मध्यकाल में, ये प्राचीन काल में कागज था ही नहीं, मध्यकाल में आया था। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है श्रवण परंपरा मींस की सुन करके गुरु शिष्य को अपने पास बैठाते थे। जो गुरु जो भी शिक्षा देते थे, शिष्य श्रवण मतलब सुन करके उसे कंठस्थ कर लेता था। यही व्यवस्था बच्चों क्या है? यही व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में निरंतर रहा। उत्तर वैदिक काल में जो है श्रवण परंपरा गुरुकुल शिक्षा ये निरंतर रहा, मतलब ऐसी व्यवस्था चल रही थी। क्या बदला भाई? तो बदला जो है उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है। आश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है। उस जमाने में बच्चों हमारा मानव का जीवन 100 वर्षों का होता था। 4 भागों में उनके जीवन को बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। जीवन का शुरुआती 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। जब एक लड़का 5 वर्ष का होता था तो 5 वर्ष की उम्र में उसे गृह त्याग करना होता था। गृह त्याग मतलब जो है अब घर छोड़ना है। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मींस की अब घर छोड़ करके कहां चलिए भाई? अरण्य में चलिए। अरण्य में गुरुकुल होते थे, जंगल में गुरुकुल होते थे। अब 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आपको जंगल में कठोर गुरुकुल के नियमों को पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना है। तो इस तरीके से क्या था? इस तरीके से जो है आश्रम व्यवस्था मतलब 25 साल तक आपको विद्या अध्ययन करना है। फिर उसके बाद विवाह होता था 26 से 50 साल तक। अगला 25 साल वो गृहस्थ आश्रम में अपने पुत्र को पैदा करना था। पुत्र को पैदा करना पितृसत्तात्मक समाज है बच्चों। मुखाग्नि कौन देता है? मुखाग्नि पुत्र देता है। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है माना जाता है कि पितृ ऋण है। जैसे पिता ने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, पुत्र पैदा किया, तो पितृ ऋण से मुक्ति कब मिलेगा? जब अपना भी पुत्र पैदा हो गया। तो इस तरीके से क्या रहता है? गृहस्थ आश्रम रहता है। 51 से 75 वर्ष तक अब जो कहा जाता है ना जिंदगी 4 दिनों का मेला है भैया, 4 दिनों का मेला। अब सांसारिक मोह बंधन से परे हट करके क्या करना है? सांसारिक मोह बंधन से परे हट करके जो है संन्यास, अरण्य संन्यास की तरफ बढ़ना है।
और उसके बाद भी अगर जिंदा रहे तो 76 से 100 वर्ष तक। अब पूर्णतः घर बार भूल जाइए, मोह माया जो है त्याग दीजिए, सन्यास का जीवन जीना है। तो चलिए बच्चों, सामाजिक दशा यहीं पे समाप्त हुआ। कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है आपस में बच्चों बातचीत नहीं करना है। यहां तक का बच्चों क्लियर है? ये फालतू वाली जो बातें जो आप लोग यूट्यूब वाला स्टाइल छोड़ दीजिए। आपस में जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सब बेटा नहीं होना चाहिए। क्लास है, ये पेड बैच है, ये कोई यूट्यूब का फ्री क्लास नहीं। इसमें ब्लॉक भी आप होते हैं। जो कोऑर्डिनेटर महोदय बैठे होंगे ना, आपको एक बार दो बार आपको माफ करेंगे, तीसरी बार बेटा आपको ब्लॉक कर देंगे। तो सजग रहना है, समर्पित रहना है। बहुत सारे जुझारू छात्र हैं। आइए जो है अब हम लोग आगे कहां बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं वैदिक काल की आर्थिक दशा। वैदिक काल की आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में बच्चों एक मैं ये बना लेता हूं, चार्ट बना लेता हूं, ये ज्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। यहां पर क्या कर देता हूं, तो यहां पर तुलनात्मक बिंदु कर देता हूं, तुलनात्मक बिंदु कर देता हूं। यहां पर जो है ऋग वैदिक काल कर देता हूं, और यहां पर जो है उत्तर वैदिक काल कर देता हूं। अब तुलनात्मक जो बिंदु है ये देखिएगा और अच्छे से समझ में आपको आएगा। आर्थिक दशा का पहला मसला क्या है, तो पहला मसला है कि कृषि की दशा कैसी है। कृषि की दशा जो है वो कैसी है, तो कृषि की दशा बच्चों जो है वो बहुत अच्छी है। परंतु क्या है, ये ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे वो कौन सा जीवन जीते थे, वो घुमंतु और जनजातीय जीवन जीते थे। ट्राइबल एंड पैस्टोरल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस रहता है। घुमंतु मींस की एक जगह से दूसरे जगह, अरे भाई मध्य एशिया से आए थे ना, तो बंजारा जीवन था। बंजारा जीवन था कि जो है एक जगह से दूसरे जगह निरंतर वो है। जब एक जगह से दूसरे जगह बंजारा जीवन है, यायावर जीवन है, तो खेती के लिए तो बेटा रुकना पड़ेगा ना। वो जो सुने हैं ना वो लाइनें पंक्तियां हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। फॉर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस द ह्यूमन बीइंग दे हैव टू फॉलो द स्टैग्नेंट लाइफ स्टाइल। रबी का फलो कृषि का मौसम है, खरीफ का कृषि, तो 4 महीने एक जगह रुकना होगा भाई ना। और इनका कैरेक्टर क्या है, इनका कैरेक्टर ट्राइबल एंड पैस्टोरल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस है। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में खेती के लिए रुकेंगे नहीं। तो खेती हमेशा कौन सा पेशा रहेगा, खेती हमेशा जो है द्वितीयक पेशा रहेगा, सेकेंडरी जो है प्रोफेशन रहेगा। एकदम सिंपल सा बच्चों ने कॉमन सेंस की चीजें हैं कि एक जगह पे जब रुकेंगे नहीं तो खेती करेंगे कैसे, तो ये सेकेंडरी प्रोफेशन है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज से नवीन कृषि यंत्र, और नवीन कृषि यंत्र से खोज से नवीन कृषि यंत्र, और इससे अत्यधिक उत्पादन। और इस अत्यधिक उत्पादन से क्या था भाई, इस अत्यधिक उत्पादन से कृषि जो था वो प्राथमिक पेशा बन गया था, प्राथमिक पेशा बन गया था। तो राइट नाउ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दिस इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब बच्चों कृषि में अगले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। अगला मुद्दा क्या है, अगला मुद्दा है, इनको ब्लॉक कीजिए। तो कोऑर्डिनेटर महोदय आप क्लास में हैं, एक आध दो को ये ब्लॉक कीजिए ना। वो कुछ कोई लड़का है वो लड़की बन रहा है, कोई लड़की है वो लड़का बन रहा है। ये बेटा अगली बार मुझे कमेंट बॉक्स में ये सब नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा शुरू में ही जो मास्टर साहब हैं उनके मिजाज को समझ जाइए तो ज्यादा बेहतर है। ये कोऑर्डिनेटर महोदय अगर अगला कोई भी मैसेज ऐसा दिख रहा है कि मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, आपसे प्रमाण, और आप ही लोग आईएएस बनेंगे, तो ऐसी ही जो है किस्म के बच्चे जो हैं वो आईएएस का सपना देखेंगे। बच्चों सस्ता बैच उनके लिए लाया गया है जो गरीब हैं, जो संघर्षशील हैं, जो लाखों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में उनके जज्बा है, एक सपना है, उनके लिए ये बैच है। अगर आप इसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग के मंच के रूप में अगर सोचेंगे भी, दो तरीके के ब्लॉक होते हैं। एक ब्लॉक होंगे कि केवल आज की क्लास के लिए ब्लॉक होंगे, एक बेटा ब्लॉक होंगे तो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आंखों के सामने फालतू का मैसेज मुझे बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, और हाथ पैर मारते रह जाइएगा, अनब्लॉक नहीं हो पाइएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा ममता जो है बहुत बढ़िया। तो जो समर्पित बच्चे हैं, अरे क्लास में इतने अच्छे से एक एक चीज को समझाया जा रहा है, उसको आराम से उसका लुत्फ उठाइए, उसको कहा जाता है इतिहास में खो जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा क्या है, तो कृषि की दशा हो गया। अगला मुद्दा जो है पशुपालन जो है। पशुपालन भाई, आर्य ऋग्वैदिक आर्य क्या है, आर्य जो है घुमंतु और जनजातीय जीवन शैली, जनजातीय
जीवन शैली। अतः अतः पशुपालन क्या है? पशुपालन जो है प्राथमिक पेशा था। किस पशु का पशुपालन कर रहे हैं भाई? तो गाय और घोड़े का पशुपालन कर रहे हैं। गाय का दूध बेटा संतुलित आहार है, वैज्ञानिक रूप से भी ये वेल प्रूव है। गाय का दूध जब जो है संतुलित आहार है तो एक बैलेंस डाइट है, तो वो कॉन्सेप्ट सुने ना, गाय हमारी माता है। अब घुमंतु जीवन है, कहीं भी है, कुछ भी खाने को नहीं मिला, गाय का दूध मिल गया, उनको कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं है, तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मींस की जो वध करने के योग्य नहीं है। घोड़े का पालन क्यों कर रहे हैं? तो घोड़े का पालन जो है, ये युद्ध प्रिय लोग थे, तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? युद्ध घोड़े से लड़ेंगे। अब आगे बच्चों देखते हैं, तो यहां पे क्या मसला है? तो उत्तर वैदिक काल में पशुपालन द्वितीय पेशा था। कृषि इनका प्राथमिक पेशा है, पशुपालन द्वितीय पेशा है। भाई खेती में ज्यादा फायदा है, मानव को जहां पे ज्यादा फायदा मिलेगा, मनुष्य स्वभाव से लालची प्राणी है, जहां पे ज्यादा फायदा मिलेगा वो काम कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं भाई, अगला आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हम लोग देखते हैं कि कृषि की दशा हो गया, पशुपालन हो गया। अगला मुद्दा है जो है व्यापार और वाणिज्य या उद्योग और धंधे कर लेते हैं। उद्योग और धंधे, तो ऋग्वैदिक काल में क्या है? ऋग्वैदिक काल में हाथकरघा उद्योग है। हाथकरघा उद्योग मतलब बच्चों होता है जो हाथ से जो सामान बनाए जाते हैं, उसे हाथकरघा उद्योग कहते हैं। अब हाथकरघा उद्योग में क्या रहता है? हाथकरघा उद्योग में बांस के बने सामान है। अगला जो है रथ निर्माण उद्योग है। अगला जो है बांस के बने हुए सामान, जैसे टोकरी है। पशुओं को, पशुपालन जो है प्राथमिक पेशा है, तो पशुओं को चारा डालने के लिए जो छैटी कहते हैं, कुछ उस टाइप में है। बैठने के लिए जो भी उनका मचिया है, खटिया है, लाइक दैट, जो भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है भाई? ये सब बंबू बेस्ड जो हैं वो रहते हैं। युद्ध प्रिय हैं, तो जो मंत्री थे, सेनापति थे, वो रथों से चलते थे, तो ये उद्योग रहता है। अगला जो है चमड़े का कार्य करते थे। चमड़े का कार्य, लेदर इंडस्ट्री था, चमड़े का कार्य करते थे। अब बच्चों ये तीनों चीजें क्या हैं? बांस के बने सामान, रथ निर्माण उद्योग और चमड़े का कार्य। उत्तर वैदिक काल में इसकी निरंतरता है। उत्तर वैदिक काल में भी ये काम हो रहा है, बांस के बने सामान बन रहे हैं, रथ बन रहे हैं, चमड़े का काम हो रहा है। प्लस अगला क्या है? तो अगला जो है प्लस मैं कर दे रहा हूं, तो धातु शोधन उद्योग है। धातु शोधन उद्योग, लौह उद्योग उसे कहेंगे। लोहे से अब क्या बन रहा है? लोहे से ढेर सारे सामान बन रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुआ, लोहे से ढेर सारे सामान बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है लौह धातु से जो बने हुए सामान है वो एक तरीके से जो है मल्टीपर्पज यूज के हैं। उसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज कर रहे हैं। कृषि के औजार जो है, फावड़ा है, हसुआ है, कुदाल है, वो सब बना रहे हैं। साथ ही साथ युद्ध क्षेत्र के सामान जो हैं, तलवार है, ढाल है, सिरस्त्राण है, वो सब बना रहे हैं, तीर है। तो चलिए बच्चों, ये तीनों उद्योग यहां पे निरंतर रहता है। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्या दिखता है? तो धातु शोधन उद्योग जो है वो बढ़ जाता है। अब कान खोल के सुनिएगा, कान खोल के बच्चों, ये मेरा अपना स्टाइल है। जब कभी ये शब्द मेरे मुंह से निकल जाए कि कान खोल के सुनना है, तो कान खोल के सुनना है, मतलब कि वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो जो बताने जा रहा हूं बच्चों, वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगला मुद्दा है सिक्का व्यवस्था कैसा है? सिक्का व्यवस्था कैसा है? तो कान खोल के सुनना है। ऋग्वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। द क्वाइंस वेयर नॉट इन यूज। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, परंतु निष्क, निष्क क्या है? महिलाओं के गले का आभूषण। परंतु निष्क का क्या होता था? निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था। सिक्के के रूप में होता था। अब बच्चों फिर से कर रहा हूं, कान खोल के सुनना है। सिक्का व्यवस्था नहीं था आज का, जैसे 10 का सिक्का है, 20 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, या 500 का नोट है, 200 का नोट है। ऐसा कुछ उस जमाने में नहीं था। तो सिक्का नहीं था तो क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली बच्चों, एक सामान लेना है तो एक सामान लीजिए, बदले में दूसरा सामान दीजिए। मैंने कहा था बचपन में कभी गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाना था, तो आइसक्रीम के बदले में घर का लोहा, लक्कड़, गेहूं, चावल कुछ दिए होंगे, तो बदले में मिला होगा। मुद्दे की बात है, कोई सिक्का नहीं दिए ना, कोई पैसा नहीं दिए, एक सामान दिए, बदले में आइसक्रीम मिला। तो वही हाल है बच्चों की, वस्तु विनिमय प्रणाली है। लेकिन बड़ा जो लेन देन है, जैसे गाय, इनके लिए बहुत ज्यादा गाय का पशुपालन, 100 200 गायों की खरीद फरोख्त करते थे। 200 गाय के बदले में क्या देंगे? कोई बहुत ही महंगी धातु देना होगा।
तो निष्क महिलाओं के गले का आभूषण था। नेकलेस महिलाएं हार पहनती हैं, सोने का हार पहनती हैं, सोने की सिकड़ी पहनती हैं, तो ये गले का आभूषण है। क्लियर है? अब वही हाल क्या है भाई, उत्तर वैदिक काल में भी यही व्यवस्था दिखेगा। निष्क के साथ साथ सतमान जो है, उत्तर वैदिक काल में निरंतरता है, और इस निरंतरता में निष्क जो महिलाओं के गले का आभूषण है, इसके साथ साथ सतमान जो है तांबे की धातु है। तो निष्क के साथ साथ सतमान का भी प्रयोग होता था। चलिए जो है तो ये सिक्का व्यवस्था हो गया। अब अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है कि कर व्यवस्था था कि नहीं था। कर व्यवस्था, तो कर में एक कर का नाम ऋग्वेद में मिलता है बलि कर। बलि कर बच्चों क्या है? स्वैच्छिक कर है। स्वैच्छिक कर है। एक कर है बलि, मतलब राजा को आपको देने का मन किया तो कुछ भी आप दीजिए, गेहूं चावल देने का मन है तो वो दीजिए, घोड़ा देने का मन है, गाय देने का मन है, कुछ भी देने का मन है तो वो दीजिए, लेकिन वो स्वैच्छिक है। जैसे मंदिर में जाते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ाना है ये आपका अपना मसला है ना। मन किया 10 रुपया चढ़ाइए, मन किया 2 रुपया का सिक्का चढ़ाइए, मन किया 500 चढ़ा दीजिए, वो स्वैच्छिक है भाई ना। जो मेरी स्वेच्छा से मन करेगा मैं दूंगा। तो चूंकि ये जनजातीय लोग हैं भाई, जनजातीय लोग हैं, तो कोई बहुत ज्यादा राजा का जिम्मेदारी है नहीं, आज यहां और कल वहां वाले हैं। कानून और व्यवस्था स्थापित करना जैसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो कर भी जब जिम्मेदारी नहीं है तो कर भी नहीं ले रहे हैं। जिसका मन किया वो स्वेच्छा से दे दिया, जिसका मन किया नहीं दिया। उत्तर वैदिक काल में अब क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज, खेती होने लगता है, खेती में खूब उत्पादन होने लगता है, किसान वर्ग समृद्ध हो जाता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन है तो उस सामान का क्या करेंगे? उसे बेचने लगते हैं, तो एक व्यापारी वर्ग उभरता है। किसान को भी क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। व्यापारी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। किसान राजा से कह रहा है, व्यापारी राजा से कह रहा है कि हमें सुरक्षा दीजिए, कानून और व्यवस्था की स्थापना कीजिए। अब राजा कहता है कि कहां से करूंगा, बदले में मुझे कर दीजिए। किसान भी खुशी खुशी राजी खुशी देता है भाई कि अपने उत्पादन का एक हिस्सा राजा को दे देता हूं, वो सेना रखेगा, हमारे फसलों की सुरक्षा होगा। व्यापारी अपने आय का एक हिस्सा दे देता है, उसे लगता है कि भाई हमारे व्यापार की सुरक्षा होगा। तो यहां पे बच्चों क्या है? यहां पर उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? तो परिवर्तन, बलि के साथ साथ एक और कर आएगा, भाग। बलि और भाग अब स्वैच्छिक नहीं है। स्वैच्छिक मतलब मन किया तो दीजिए, नहीं मन किया तो मत दीजिए वाला हिसाब किताब नहीं है। अब जो है बाध्यकारी कर है। बाध्यकारी कर है। चलिए बच्चों, तो ये क्या है? ऋग्वैदिक काल की जो है आर्थिक दशा है, यहीं पे समाप्त होता है। कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। अगर बच्चों क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर का मैसेज मुझे दिखना चाहिए। आर्थिक दशा भी बेटा समाप्त हुआ। फटाफट कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब अंतिम मसला हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम मसला जो है, क्लियर है बेटा? ठीक है, ओके, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा जो है अब अंतिम मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल की धार्मिक दशा जो है, अगला मुद्दा है वैदिक काल की धार्मिक दशा जो है कैसा है, रिलीजियस कंडीशन कैसा है। तो ऐसे ही बच्चों चार्ट में बना करके बताऊं, या जैसे राजनैतिक और सामाजिक दशा बताया हूं वैसे बताऊं? इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ में आया है, या जो ये चार्ट में बनाया हूं वैसे समझ में आया है? फटाफट बताइए, उसी वाले में आसान तरीके से समझ में आ जाए। आज नोट्स मत लिखवाइए, डेली क्लास नोट्स सही है, चार्ट में बढ़िया है। चलिए बेटा चार्ट में, अच्छा सारे लोग चार्ट वाले ही हैं, शाबाश 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 बेटा शाबाश। यही चार्ट नहीं मैं बताता हूं, और ये इजी टू कॉम्प्रिहेंशन है, बड़े आसानी से रिवीजन भी हो जाता है। तो आइए एक चार्ट हम लोग और बनाते हैं, और वो चार्ट कुछ ऐसे कर देते हैं भाई। वो चार्ट जो है कुछ ऐसे कर देते हैं। चार्ट में क्या है? तो चार्ट में जो है तुलनात्मक बिंदु कर देते हैं। यहां पे क्या है? यहां पर तुलनात्मक बिंदु है। यहां पर जो है ऋग्वैदिक काल है, और यहां पर उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल है। अब इस तुलनात्मक बिंदु में चूंकि हम लोग धर्म देख रहे हैं, तो धर्म का जो पहला मुद्दा होगा वो क्या होगा? पहला मुद्दा बच्चों होगा धर्म का स्वरूप कैसा है। पहला मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा जो है धर्म का स्वरूप कैसा है। तो धर्म का स्वरूप जो है प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। ऋग्वैदिक काल में द आर्यंस दे वेयर मेकिंग द वर्शिप ऑफ नेचर एंड दे वेयर द पॉलिथिस्टिक।
प्रकृति की पूजा, सूर्य की पूजा, वर्षा के देवता की पूजा, आंधी तूफान के देवता की पूजा, एक से ज्यादा देवता की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें जो है बहुदेववादी कहेंगे। और बच्चों, धर्म का स्वरूप आज भी वही है, उत्तर वैदिक काल में भी वही था, निरंतरता था। निरंतरता था मींस की वो प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी थे। अगले मुद्दे की तरफ अब बढ़ते हैं कि धर्म का स्वरूप हो गया भाई। अब जो है धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य जो रहता है भौतिकवादी सुखों की प्राप्ति। भौतिकवादी के साथ साथ यहां पे जोड़ लीजिए आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति। अभी बच्चों समझा रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ। यहां पर भी क्या है? उत्तर वैदिक काल में निरंतरता था। धर्म को आदमी क्यों मानता है? धर्म को मानने वाले अधिकांश जो आपको मिलेंगे, 90% कहना भी बेटा बेईमानी है, 99% जो आपको मिलेंगे वो भौतिकवादी सुख वाले मिलेंगे। आप भगवान की पूजा करते होंगे, अगरबत्ती दिखाते होंगे तो कहते होंगे भगवान जी आइए इस बार निकलवा दीजिए। आपकी बेटा मम्मी भी पूजा करती होंगी, वो तो दिन रात, मम्मी तो माँ होती है भाई, माँ होती है, माँ तो कलेजा निकाल के भगवान से कहती होंगी कि हमारे बेटे को कलेक्टर साहब, डीएम साहब बना दीजिए। आपका स्वास्थ्य अगर खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया तो पूजा क्यों होता है कि हमारे बेटे का जल्दी से स्वास्थ्य सही कर दीजिए? क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र से ही वंश आगे बढ़ेगा। ये सब बच्चों क्या है? ये सब भौतिक सुख है ना। आईएएस का एग्जाम निकल जाए, आज साइकिल है तो भगवान से कहेंगे भगवान बाइक हो जाए, बाइक हो जाएगा तो कहेंगे भगवान जो है महिंद्रा थार हो जाए, महिंद्रा थार से भी। दिस इज ऑल अबाउट दैट कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलीजन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलीजन वाज टू गेट द मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। धर्म का उद्देश्य भौतिकवादी सुखों की प्राप्ति है। तो 99% तो बच्चों उसी कैटेगरी वाले हैं। 1% ऐसे हैं जो आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए हैं, मन की सुख और शांति के लिए धर्म को मान रहे हैं। तो वही चीजें क्या है? वही चीजों की निरंतरता उत्तर वैदिक काल में भी बना रहा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ, सुंदरकांड का ये बेटा घर घर की कहानी है, या तो मां करते होंगे या तो पापा करते होंगे। सुंदरकांड का पाठ हर घर में होता है। आइए बेटा जो है अगला मुद्दा देखते हैं कि धर्म में कर्मकांड की क्या भूमिका थी। अगला मुद्दा है धर्म में कर्मकांड की भूमिका। कर्मकांड की भूमिका। घर में बच्चों जब पूजा होता है ना, पूजा होता है तो पंडित जी पूजा का सामान लिखते हैं, और वो सामान्य दुकान पर जाएंगे तो वो सामान नहीं मिलेगा। वो जो 72 प्रकार का सामान लिखा जाता है, जो भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके के सामान उसमें है, कपूर है तो अक्षत है तो फिर और भी क्या है, फिर उसी को कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड। अरे भगवान बेटा जो है वो सब 75 प्रकार का 72 प्रकार का सामान चढ़ाने से खुश थोड़ी होते हैं। किसी ने कहा था भाई ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन निर्मल है तो क्या है? मन निर्मल है तो भगवान कठौती में गंगा। रैदास रहते हैं, रैदास जाति से चर्मकार रहते हैं, जाति से चर्मकार रहते हैं तो चमड़े का काम करने वालों का कठौती होता है। तो कहते थे अगर मन चंगा है, मन साफ है, तो ये मेरे कठौती में जो पानी है वही गंगा है, वही निर्मल है। तो कर्मकांड बच्चों क्लियर हुआ। कर्मकांड मतलब पूजा पाठ की जो सामग्री है, भगवान को जो भी अर्पित किया जाता है। तो कर्मकांड की भूमिका ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में सीमित था, सीमित था। उत्तर वैदिक काल में क्या था भाई? उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था। कर्मकांड की जो भूमिका है वो ऋग्वैदिक काल में क्या है? ऋग्वैदिक काल में सीमित है, और उत्तर वैदिक काल में अब कर्मकांड की भूमिका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? तो अगला मुद्दा है धर्म में पुरोहित वर्ग की भूमिका। पुरोहित वर्ग की भूमिका बच्चों यहां पर सीमित था, ऋग्वेद में सीमित था। द रोल ऑफ द प्रीस्टली क्लास इट वाज लिमिटेड, दैट्स व्हाई द रोल ऑफ द रिचुअल्स इन रिलीजन इट वाज आल्सो लिमिटेड। पंडित जी ही सारा आडंबर करते हैं ना, धर्म उन्हीं का मामला है। यहां पर क्या है? तो यहां पर पुरोहित वर्ग की भूमिका बढ़ गया था। बढ़ गया था तो क्या है? कर्मकांड की भी भूमिका बढ़ गया था। अब भाई धर्म में पुरोहित वर्ग ही निर्णायक होंगे, तो जब पुरोहित वर्ग निर्णायक होंगे तो कर्मकांड भी बढ़ जाएगा। अब अंतिम मुद्दा बच्चों क्या है? अंतिम मुद्दा है कि प्रमुख देवी और देवता कौन है? प्रमुख देवी और देवता। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे सबसे टॉप मोस्ट गॉड ऋग्वैदिक काल में इंद्र हैं, दूसरे नंबर पे अग्नि हैं, तीसरे नंबर पर वरुण है। अब उत्तर वैदिक काल में भगवान भी बदल जाते हैं। नंबर 1 पे कौन आ जाते हैं? तो नंबर 1 पे प्रजापति आ जाते हैं, और नंबर 2 पे कौन आ जाते हैं? तो नंबर 2 पर रुद्र आ जाते हैं। इंद्र क्या है बच्चों? इंद्र वर्षा के देवता हैं।
इंद्र किलों को तोड़ने वाले हैं, पुरंदर हैं। अग्नि आज भी हमारे यहां पे क्या है, हर काम अग्नि को साक्षी मानकर संतान पैदा होता है, उस समय जो पूजा पाठ होता है अग्नि को साक्षी मानकर, विवाह होता है अग्नि को साक्षी मानकर, 7 फेरे, अंतिम संस्कार होता है उसी अग्नि में दफन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो अग्नि जो है दूसरे नंबर के सबसे प्रमुख देवता हैं। वरुण जो है वो वरुण ऋतुओं के क्या हैं, वरुण ऋतुओं के जो हैं नियामक हैं। अब इनकी भूमिका बच्चों यहां पे समाप्त होता है, इनके जगह पे प्रजापति और रुद्र आ जाते हैं। देवी में जो है उषा है, निशा है, अरण्य है, सविता है, वही देवियां इस काल में भी बनी हुई है। कहानी बेटा खत्म हो गया, पूरा वैदिक काल यहीं पे खत्म हो गया। सरल और सहज भाषा में मैंने आपको चार्ट में बताने का प्रयास किया। कहीं पे कोई मामला फंस रहा है तो पूछ लीजिए, अगर बेटा बात पल्ले पड़ गई हो तो फटाफट बता दीजिए, नोट्स बना लिया जाए। प्रजापति जो रहते हैं वो द क्रिएटर रहते हैं, द क्रिएटर मतलब सृष्टि के रचयिता रहते हैं। रुद्र जो है वो भगवान शिव के रूप में उन्हें देख सकते हैं। और कुछ बेटा, एक शूद्रों के देवता रहते हैं। शूद्रों के देवता कौन आ जाते हैं, शूद्रों के देवता, शूद्रों को पूजा पाठ का अधिकार था नहीं, उनकी स्थिति पतनशील रहती है। तो शूद्रों के देवता कौन है, शूद्रों के देवता पूषण है, शूद्रों के देवता पूषण है। पूषण पशुओं के देवता थे, वही पशुओं के देवता जो हैं उन्हें शूद्रों को अलॉट कर दिया जाता है, कहता है भाई आपके लिए यही है। हाँ चलिए बेटा, तो मामला सब सही है, क्लियर क्लियर का मैसेज मुझे दिख रहा है। अब नोट्स बना लीजिए, फिर मेंस का क्वेश्चन दे दूंगा, अभी समय है। हेडिंग दे दीजिए, कहां तक हम लोग किए हैं, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक राजनीतिक दशा तक हो गया, सामाजिक दशा का हेडिंग दे दीजिए। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक दशा का हेडिंग दे दीजिए, लिखिए ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का समाज, ऋग्वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक, वैदिक काल की, ऋग्वैदिक नहीं वैदिक काल की सामाजिक दशा हेडिंग देना है, उसमें आप लिख रहे हैं ऋग्वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित था, संयुक्त परिवार प्रणाली की परंपरा पर आधारित था। एक आध दो दिन बच्चों और लिखिए, अगर इसी तरीके से आप लोगों के लक्षण रहेंगे तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। नोट्स बनवाना बेटा एक बोरिंग सा काम है, अगर इसी तरीके से आप लोगों का उत्साह रहेगा कि मत बनवाइए, और मुझे लगेगा कि बस 2-4 नोट्स वाले हैं, बाकी सब बिना नोट्स वाले हैं, डेली क्लास नोट्स तो मिलता ही मिलता है, तो 1-2 दिन सफर और चलने दीजिए, फिर धीरे धीरे बैच का जो है, मैं कह रहा हूं ना, इसके पिछले का जो पिछला वाला बैच था वो बच्चे नोट्स बना ही नहीं, ना तो मैंने प्राचीन में कुछ भी लिखवाया, ना तो मैंने मेडाइवल में लिखवाया, वो सारा मैं ऐसे ही समझाता था और वो लिख लेते थे, डेली क्लास नोट्स में उन्हें मिल जाता था। चलिए बेटा जो है अगला पॉइंट उसमें लिखिए, या फुल स्टॉप करके वहीं से लिखिए, लिखिए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के ही समाज का, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के ही समाज का, ऋग्वैदिक काल के ही समाज का स्वरूप निरंतर रहा, समाज का स्वरूप निरंतर रहा। एक कोई कमेंट करा नहीं हो प्लीज, मतलब कि लिखवाते रहिए। अगला बच्चों लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग दे दीजिए वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था लिखिए। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम चतुर्वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम चतुर्वर्ण व्यवस्था, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ऐसा माना गया कि, जिसके अंतर्गत ऐसा माना गया कि भगवान ब्रह्मा के मुख से, जिसके अंतर्गत ऐसा माना गया कि भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति, भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति, तथा उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति, तथा उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति, और उनके जंघे से, जंघे मतलब थिग, उनके जंघे से वैश्य वर्ग की उत्पत्ति, और उनके पैरों से शूद्र वर्ग की उत्पत्ति हुआ, उनके पैरों से शूद्र वर्ग की उत्पत्ति हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए ऋग्वैदिक काल में, नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान था, कर्म प्रधान था, तथा ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान था, तथा उत्तर वैदिक काल में, तथा उत्तर वैदिक काल में अब यह कर्म प्रधान, अब यह कर्म प्रधान, अब यह कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था
जाति प्रधान हो गया, कर्ण प्रधान वर्ण व्यवस्था जाति प्रधान हो गया। हेडिंग दे दीजिए महिलाओं की स्थिति, हेडिंग दे दीजिए महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति में लिखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट थी तथा महिलाओं का, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट थी तथा महिलाओं का उपनयन संस्कार किया जाता था, तथा महिलाओं का उपनयन संस्कार किया जाता था, महिलाओं का उपनयन संस्कार किया जाता था। अर्थात महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, अर्थात महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। तथा उन्होंने अपनी सामर्थ्य क्षमता का, तथा उन्होंने या महिलाओं ने अपनी सामर्थ्य क्षमता का परिचय देते हुए, अपनी सामर्थ्य क्षमता का परिचय देते हुए वैदिक मंत्रों की रचना करने लगी, वैदिक मंत्रों की रचना करने लगे, जैसे कि घोषा, अपाला, विश्वधारा आदि महिलाएं। नेक्स्ट है राजनैतिक संस्थाएं सभा एवं समिति में, राजनैतिक संस्थाएं सभा एवं समिति में महिलाओं की भागीदारी होती थी। राजनीतिक संस्था सभा एवं समिति में महिलाओं की भागीदारी होती थी। नेक्स्ट, समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह जैसी कुरीतियां विद्यमान नहीं थी, जैसी कुरीतियां। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जैसी कुरीतियां विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उत्तर वैदिक काल में जैसी कुरीतियां विद्यमान नहीं थी। आवाज मेरी बच्चों आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज बच्चों नेटवर्क का कुछ इशू दिख रहा है, एक बार मुझे आप बताइएगा कि एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आर ये क्या लाइव हूं कि नहीं? नहीं, मैं बच्चों के कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है और वीडियो बफर कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं क्या लिखवा रहा था कि समाज में जो है बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह जैसी कुरीतियां विद्यमान नहीं थी। अगला पॉइंट कीजिए, अगला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में निरंतर पतन हो रहा था, महिलाओं की स्थिति में निरंतर पतन हो रहा था। और इस काल में अब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं रहा। इस काल में अब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं रहा, ब्रैकेट में उपनयन संस्कार नहीं था। अगला पॉइंट कीजिए, समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, समाज में बाल विवाह, बहुविवाह जैसी बुराइयां विद्यमान थीं, जैसी बुराइयां विद्यमान थीं। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं में, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का सभा और समिति जैसी संस्थाओं में भागीदारी समाप्त हो गया था, भागीदारी समाप्त हो गया था। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग दे दीजिए शूद्रों की स्थिति, शूद्रों की स्थिति। थोड़ा तेज लिखिएगा, नहीं पूरा क्लास निकल जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। शूद्रों की स्थिति, ऋग्वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति अच्छी थी, ऋग्वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति अच्छी थी क्योंकि समाज का स्वरूप प्रगतिशील था, क्योंकि समाज का स्वरूप प्रगतिशील था और वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान था, और वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति में निरंतर गिरावट हो रहा था, शूद्रों की स्थिति में निरंतर गिरावट हो रहा था तथा अब वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान हो गया, और इस प्रकार
समाज का प्रगतिशील स्वरूप, इस प्रकार समाज का प्रगतिशील स्वरूप अब रूढ़िवादी होने लगा, अब रूढ़िवादी होने लगा। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए शिक्षा व्यवस्था। अगला हेडिंग है शिक्षा व्यवस्था। लिखिए ऋग्वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से दिया जा रहा था, गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से दिया जा रहा था। और इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में श्रमण परंपरा, इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में श्रमण परंपरा अर्थात गुरु की शिक्षा को सुनकर, अर्थात गुरु की शिक्षा को सुनकर कंठस्थ करना, गुरु की शिक्षा को सुनकर कंठस्थ करना की परंपरा विद्यमान थी, की परंपरा विद्यमान थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए उत्तर वैदिक काल में इसी व्यवस्था की निरंतरता बना रहा, उत्तर वैदिक काल में इसी व्यवस्था की निरंतरता बना रहा तथा सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में, तथा सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नोट्स बनवाते समय बेटा मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं करूंगा। क्या नाम है इनका, वीना, मैंने कल ही बता दिया था, परसों भी बताया था कि ये जितनी संख्या में आप लोग हैं उससे कई गुना संख्या में जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चे देखते हैं। एक बच्चे के क्वेश्चंस के लिए पूरे बैच का रिदम जो है वो होता है। तो नोट्स बनवाते समय कुछ भी जो है मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, पहले नोट्स बनाइए। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन। लिखिए इस काल के दौरान या ऋग्वैदिक काल के दौरान मनोरंजन के विविध साधन थे, जैसे कि युद्ध करना, मल्ल युद्ध करना, जैसे कि मल्ल युद्ध या कुश्ती करना, पाशे का खेल, शिकार खेलना, मछली पकड़ना और पक्षियों को लड़ाना, मछली पकड़ना और पक्षियों को लड़ाना। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन के यही साधन निरंतर रहे, उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन के यही साधन निरंतर रहे। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए वैदिक काल की आर्थिक दशा, वैदिक काल की। अच्छा ये बताइए, ये आर्थिक दशा और धार्मिक दशा का मैं चार्ट बनवा दिया हूं, आर्थिक दशा और धार्मिक दशा का बेटा मैं चार्ट बनवा दिया हूं, वही चीज लिखवाना है, चार्ट में बड़े अच्छे से दिया है, इससे आप लोग का काम हो जाएगा। मैं रहने दूं इसका, दोनों का तो चार्ट के फॉर्मेट में बेटा जो एकदम वेल स्टेब्लिश है, तो इसे नहीं लिखवाता हूं, बार बार आप लोगों का वो आ भी रहा है कि सर मत लिखवाइए, जो है इसे रहने दिया जाए बेटा, चार्ट में तो बहुत अच्छे से आपके पास है ये। तो कहिए तो मैं तुरंत एक मेंस के क्वेश्चन पे आता हूं, थोड़ा सार्थक बातचीत आप लोगों से किया जाए, बढ़िया है। चश्मा में मेरे क्या लगा है आइए जो है रहने दीजिए बेटा, जो है ये आप लोग किए ही हैं, इसे काफी अच्छे से हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है चार्ट हम लोग प्रिपेयर किए हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला बच्चों एक प्रश्न मेंस का कीजिए। मेंस का प्रश्न क्या है, तो लिखिए वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी की सभ्यता के मध्य, वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी की सभ्यता के मध्य समानता एवं असमानता के बिंदु को सोदाहरण स्पष्ट करें, 250 शब्द। What were the fundamental similarities and differences in between the Vedic culture and Indus Valley civilization? तो चलिए जो है आगे बढ़ा जाए भाई और देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा। एक बच्चों उत्तर लेखन कला होता है, उत्तर लेखन कला में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है कि आप उत्तर को फ्रेम कैसे करते हैं, उत्तर की संरचना जो है आप कैसे ड्राफ्ट करते हैं। अब समानता और असमानता का जो पहलू है, किन मुद्दों पर आप समानता को ढूंढ रहे हैं, किन मुद्दों पर आप असमानता की तुलना कर रहे हैं, तो यही क्या है, यही जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्या, तो पहले जो है कौन कौन सी समानताएं हैं। समानता में पहला मुद्दा देख लेते हैं कि भौगोलिक समानता क्या है। भौगोलिक समानता, भौगोलिक समानता में क्या दिखता है आपको, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां पे है भाई,
सिंधु घाटी सभ्यता जो है सप्त सैंधव प्रदेश में है, सप्त सैंधव प्रदेश में है। और ऋग्वैदिक आर्य जो हैं, ऋग्वैदिक आर्य भी इसी भौगोलिक प्रदेश में थे, इसी भौगोलिक प्रदेश में थे। तो ये भौगोलिक समानता हो गया भाई। भौगोलिक रूप से जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस क्षेत्र में थे, आर्यों का आक्रमण हुआ, ऋग्वैदिक आर्य भी उसी क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, भौगोलिक समानता हो गया। अब बच्चों क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि सामाजिक समानताएं क्या थी, व्हाट वेयर द सोशल सिमिलरिटीज। सामाजिक रूप से क्या समानता है भाई? तो आइए जो है सामाजिक रूप से समानता को हम लोग देखते हैं। सामाजिक रूप से समानता में दोनों जगह संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा थी, परिवार प्रणाली था। असमानता में हम लोग देखेंगे एक जगह मातृसत्तात्मक है, दूसरी जगह पितृसत्तात्मक है, लेकिन अभी समानता हम लोग कर रहे हैं। अगला क्या है भाई? दोनों जगह महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं की स्थिति जो है उत्कृष्ट है। द कंडीशन ऑफ वुमेन इट वाज एक्सीलेंट इन बोथ टाइम सिनेरियो। अभी ऋग्वैदिक काल से हम लोग बच्चों लेके चल रहे हैं, ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। अगला बच्चों क्या होगा? तो अगला जो है दोनों व्यवस्था में मनोरंजन के साधन समान थे, दोनों जगह मनोरंजन के साधन समान थे। मोड ऑफ अम्यूजमेंट जो रहता है, कुश्ती लड़ना, पासे का खेल खेलना, पक्षियों को लड़ाना, मछली मारना, ये दोनों जगह पे ये व्यवस्था प्रचलित थी। अगला बच्चों क्या है? दोनों सभ्यता के लोग दोनों जगह कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग था, बर्तनों का प्रयोग था। तो ये सामाजिक रूप से समानताएं हमें दिख गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई आर्थिक समानता भी है। आर्थिक समानता भाई, आर्थिक समानताएं तो दोनों जगह पे क्या था? कृषि क्षेत्र में दोनों व्यवस्थाओं में अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा था। अधिशेष उत्पादन बच्चों इतना स्मार्टनेस तो होना चाहिए, दोनों व्यवस्था मतलब उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है लाभप्रद सौदा है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है। वही चीज हमें कहां पे दिख रहा है? वही चीज हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में भी दिख रहा है। आर्थिक रूप से अगला समानता क्या है? तो दोनों जगह मुख्य खाद्यान्न फसल जौ और गेहूं था, जौ और गेहूं था। द बार्ली एंड व्हीट वेयर द मेन स्टेपल क्रॉप इन बोथ सिस्टम। इस पे हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए थे। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा देखते हैं। तो दोनों व्यवस्था में आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा था, दोनों जगह आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा था। अगला क्या है भाई? अगला अगर देखा जाए तो अब जो है हम लोग असमानताएं पर आते हैं। समानताएं हो गया, अब हम लोग असमानता के बिंदु पर आते हैं। तो देखते हैं कि असमानताएं क्या है, व्हाट वेयर द डिसिमिलरिटीज। तो असमानता में भाई देखते हैं, अब व्यवस्था में क्या देखना है कि यहां और वहां में अंतर क्या है। तो पहला मुद्दा जो है भौगोलिक असमानता। भौगोलिक असमानता में बच्चों क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन गंगा के मैदानी क्षेत्र में विस्तारित नहीं था। अब भाई मैप में आप लोगों ने देखा ना, सिंधु घाटी सभ्यता कहां है? सप्त सैंधव प्रदेश में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ तक है। उत्तर वैदिक काल में आप क्या देखेंगे? उत्तर वैदिक काल में जो है ये कहां पर है? तो उत्तर वैदिक काल में ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। विदेह माधव की कथा जो है आप लोग को याद ही होगा, उत्तर वैदिक काल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। ये असमानता हो गया। अगला बच्चों क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, दूसरा असमानता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दक्षिण भारत तक विस्तारित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दक्षिण भारत तक विस्तारित थे, जबकि आर्य जो हैं विंध्य पर्वतमाला तक ही थे, विंध्य पर्वतमाला तक ही उनका विस्तार था।
सही है। अगला बच्चों देखते हैं राजनैतिक असमानता क्या है। अगला जो देख लेते हैं, राजनैतिक असमानता क्या है। तो राजनैतिक असमानता भाई बहुत ही आसान है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा अनुमान किया जाता है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, हमारे यहां पर ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। अगला बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय शासन व्यवस्था के समर्थक थे, वैदिक संस्कृति के लोग युद्ध प्रिय शासन व्यवस्था के समर्थक थे। अगला है बच्चों जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां थी, एक हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। वैदिक काल में दो राजधानियों का कोई भी अवधारणा हमें दिखता ही नहीं है। अंतिम बच्चों क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के प्रयोग से प्रचलित थे, घोड़े से परिचित थे, परंतु उसके प्रयोग को नहीं करते थे। जबकि वैदिक काल में घोड़ा क्या रहता है, वैदिक काल में घोड़ा जो है वो प्रचलन में रहता है। तो इस तरीके से बच्चों ये समानता भी हो गया और असमानता भी हो गया। अब मुझे ये बताइए, समानता और असमानता का पहलू जो है, ये प्रश्न मैंने दिया है, इस प्रश्न को अब आप लोग सहजता से लिख लेंगे। ये बच्चों अब इस प्रश्न को आप लोग लिख लेंगे। एक कहावत है भाई ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने एक दिशा दिखा दिया कि इसे लिखना कैसे है, कौन कौन सा मुद्दा इसमें आना चाहिए, इसे कर लेंगे। या अगर उसमें भी कोई बाधा है तो कहिए, लिखवाऊं। हो जाएगा बेटा ना, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए बेटा, जो है मिला जुला करके जो अभी तक समझ में आ रहा है कि बैच आप लोगों का बड़ा ही प्रॉमिसिंग बैच है। कुछ बच्चे जो हैं वो प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं, तो एक आध दो दुखी आत्माएं भी होती हैं, उन दुखी आत्माओं का बेटा कुछ किया नहीं जा सकता है। तो चलिए बेटा, इस वाले प्रश्न को आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। यहीं पे आज की क्लास को हम लोग औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। कल हम लोग एक नए यूनिट में मिला जाएगा। नया यूनिट कौन सा होगा, नया यूनिट जो है प्राक मौर्य काल होगा, ठीक है। तो नया यूनिट कौन सा है, प्री मौर्यन एज होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट।